प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य की। ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली दोनों क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इतिहास के स्रोत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोतों को दो भागों में विभक्त किया है। पहला है अंतः साक्ष्य। इसमें क्या शामिल होता है? इसमें कवियों की वाणी, उनकी जीवनी, उनकी रचनाएं आदि शामिल होती है। फिर दूसरा है बाह्य साक्ष्य। इसमें आता है उन्हीं रचनाओं पर लिखी गई आलोचनात्मक रचनाएं शामिल होती है। अतः अंतः साक्ष्य, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ठीक कर लेंगे। अतः अंतः साक्ष्य ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतः साक्ष्य खुद ही कवियों की वाणी है, उनकी जीवनी है और उनकी रचनाएं उसमें शामिल है। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जिन ग्रंथों में हिंदी साहित्य का लगभग 1000 वर्षों का साहित्य लिखा गया है, उनको ही हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहा जाता है या कहें माना जाता है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत से हम क्या समझते हैं? इतिहास लेखन से पूर्व की वे रचनाएं जिनसे कवियों, लेखकों एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसे ही हम इतिहास लेखन के स्रोत समझते हैं। यानी कि जिसको आधार बनाकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, या हम मान सकते हैं स्टार्टिंग के प्रूफ। तो देखते हैं, इसमें पहला है वार्ता ग्रंथ, जिसके रचनाकार हैं गोकुलनाथ। इसमें है 84 वैष्णव की वार्ता। इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का परिचय गद्य में दिया गया है। वल्लभाचार्य कौन? वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु। और गोकुलनाथ कौन है? गोकुलनाथ है वल्लभाचार्य के पोते, यानी कि विट्ठलनाथ के बेटे। ये दूसरी है। इसमें है 252 वैष्णव की वार्ता। इसमें विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का परिचय है, यानी कह सकते हैं गोकुलनाथ ने ये लिखी अपने पिता के 252 शिष्यों को लेकर, और ये लिखी अपने दादाजी के 84 शिष्यों को लेकर। वैष्णव यानी जो विष्णु की पूजा करने वाले भक्त हैं, उनको हम वैष्णव कहेंगे। विष्णु या फिर राम जी, कृष्ण जी। इन रचनाओं से अष्टछाप के कवियों के बारे में जानकारी मिलती है और इनकी भाषा ब्रज है, यानी कि ये रचना जिसमें लिखी गई है वो भाषा ब्रज है। वो भाषा ब्रज होने के कारण ही जो ना लग गया है वैष्णवन की वार्ता। ब्रज में किसी भी शब्द के पीछे अधिकतर ना को जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं। फिर है अगली भक्तमाल। इसके रचनाकार हैं नाभादास। इसके रचना काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है, यानी कि कोई विद्वान कुछ मानते हैं, कोई विद्वान कुछ मानते हैं, लेकिन हम सभी की ना पढ़कर, याद ना कर हम सर्वमान्य मत को देखेंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी संवत, जो कि 1642, वो सर्वमान्य मत है। विक्रमी संवत क्या है? ईसा मसीह के 57 वर्ष पहले ही विक्रमी संवत शुरू हो चुका था। तो अगर हमें किसी भी विक्रमी संवत का ईस्वी बनाना है तो उसमें से हम 57 वर्ष माइनस कर देंगे, तो वो हमारा ईस्वी में बदल जाएगा। फिर हम देखते हैं भक्तमाल की विशेषताएं। भक्तमाल की विशेषता है, इसमें 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। तुलसीदास का परिचय सबसे पहले इसी रचना से मिलता है, जहां नाभादास ने उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। सुमेरु मतलब सबसे ऊंचा पर्वत या फिर शिखर, ऊंचा शिखर। ये जो मैं जो कुछ भी बता रही हूँ वेरी वेरी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
मटेरियल तो बहुत सारा है, लेकिन मैं सारा लाई नहीं हूँ। मैंने उसी को यहाँ पे रखा है पीडीएफ में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक शब्द आप इसका याद कर लेंगे, इसमें एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि किसने अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है तुलसीदास को, तो नाभादास आ जाएगा। या फिर ये कहा जाए नाभादास ने अपने ग्रंथ में किसको अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है, तो आ जाएगा तुलसीदास। तो एक एक शब्द से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेंगे। फिर है मूल गोसाई चरित, ये है, इसके रचनाकार है बेनी माधवदास। ये तुलसी के शिष्य हैं। विक्रमी संवत 1687 में रचित इस ग्रंथ में दोहा, चौपाई और त्राटक छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र वर्णित है। आपको रचना का नाम भी याद रखना है, रचनाकार का नाम भी याद रखना है, आपको विक्रमी संवत भी याद रखना है। अगला है भक्त नामावली, इसके रचनाकार हैं ध्रुवदास। विक्रमी संवत 1698। इसमें 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र है। ये भी आ जाता है इसमें कितने कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय है, तो हमें ये भी याद रहना चाहिए एग्जैक्ट। फिर है कविमाला, कविमाला के रचनाकार हैं लेकिन तुलसीदास नहीं, दूसरे तुलसी हैं ये। इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1712। इसमें 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कितनी? 74। फिर है कालिदास हजारा, इसके रचनाकार है कालिदास त्रिवेणी। विक्रमी संवत 1757। इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। इसके आधार पर ही ठाकुर शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। एक रचना है शिव सिंह सरोज, तो ठाकुर शिव सेंगर ने लिखी है, और उसमें से जो पंक्तियां ली गई है या कवियों का परिचय लिया गया है, उसमें इस रचना को आधार बनाया गया है, कालिदास हजारा को। ये इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, ये आ जाते हैं क्वेश्चन इसमें से बनके। इसमें से ही 5-7 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से अगर हम बनाना चाहें। अब आ जाएगा ये देखिए कि ठाकुर शिव सिंह सेगर ने जो रचना लिखी उसका नाम क्या था, या फिर आ जाए शिव सिंह सरोज किसने लिखी, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। या शिव सिंह सरोज ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किस रचना को आधार बनाकर लिखी, तो आ जाएगा कालिदास हजारा। और उसके अगर आ गया कालिदास हजारा, रचना के रचनाकार कौन है, तो है कालिदास त्रिवेणी। या कालिदास त्रिवेणी ने किस रचना की किसकी रचना की, तो कालिदास हजारा की। तो एक एक शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये कालिदास त्रिवेणी वो महाकवि कालिदास वाले नहीं है, संस्कृत वाले, ये हिंदी के अलग कवि हैं। फिर है सतकवि गिरा विलास, जिसके रचनाकार हैं बलदेव। फिर इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1803। इसमें 17 कवियों, और उसके अंदर नाम आता है केशवदास का, चिंतामणि का, मतीराम का, बिहारी का की रचनाओं का इसमें परिचय मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है कवि नामावली, ये रचना का नाम है कवि नामावली। इसके रचनाकार हैं सूदन। ये लिखी गई विक्रमी संवत 1810 में। इसमें 10 कवियों का वर्णन किया गया है। अगली हम देखते हैं विद्वान मोद तरंगिनी, इसके रचनाकार है सुब्बा सिंह। ये है विक्रमी संवत 1874 की। इसमें 46 कवियों की कविताओं के साथ षड्ऋतु, दूती और नक्षिक वर्णन मिलता है। अगला है राग साद्रोभव, राग कल्पद्रुम। राग से मतलब है संगीत से, और द्रुम से मतलब है वृक्ष से, यानी कि संगीत से जुड़ा वृक्ष। ये संगीत शास्त्र से जुड़ा ग्रंथ है, और इसके रचनाकार है कृष्णानंद व्यास। ये विक्रमी संवत 1900 की रचना है। इसमें कृष्ण के उपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन है। ये 4 खंडों में
विभाजित है, ये लिख लेंगे, संगीत शास्त्र से जुड़ा ग्रंथ है। आगे देखते हैं, अगली है रस चंद्रोदय। इसके रचनाकार है ठाकुर प्रसाद। ये विक्रमी संवत 1920 की रचना है। इसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय एवं कविताओं का संकलन है। अगली है कवि रत्नमाला। इसके रचनाकार है देवी प्रसाद मुंसिफ। विक्रमी संवत 1968। इसमें राजस्थान के 108 कवियों का जीवन परिचय और कविताओं का संकलन है। इसमें आराम से क्वेश्चन बन सकता है कि किस रचना में राजस्थान के 108 कवियों का जीवन परिचय या फिर कविताओं का संकलन है। तो कौन सी है वो रचना? कवि रत्नमाला। और क्वेश्चन आ जाए कि कवि रत्नमाला के रचनाकार कौन है, तो देवी प्रसाद मुंसिफ। फिर हम देखते हैं कुछ विदेशी रचनाएं। सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, ये लाला सीताराम ने लिखी है। विक्रमी संवत 1778 से लेके 1984 तक की है। फिर दूसरी है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, ये मोनियर विलियम्स ने लिखी है, जिसका काल है विक्रमी संवत 1940। फिर है अगली कबीर एंड द कबीर पंथ, इंपॉर्टेंट, जो कि ये बेसकट ने रचना की है। इसकी विक्रमी संवत रहेगा 1964। अगली है गोथ एंड द कनफटा योगीज, इंपॉर्टेंट, ये भी ब्रीज की रचना है। विक्रमी संवत रहेगा 1955। अगली है खोज रिपोर्ट, नागरी प्रचारणी सभा काशी, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 1900 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक चली। नागरी प्रचारणी सभा एक ऐसी संस्था थी जिसने जो ग्रंथ जिनका किसी को पता ही नहीं था उनकी खोज की। मुख्य खोजकर्ता थे इसमें सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास और हीरालाल, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। और इसी के आधार पर, यानी इसी से जो सामग्री मिली उसी को आधार बना के मिश्र बंधु विनोद ने अपना ग्रंथ लिखा। फिर आगे देखते हैं, आगे है राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करता है मोतीलाल मैनारिया, इंपॉर्टेंट है। कार्य कब से कब तक चला? कार्य चला विक्रमी संवत 1995 से लेके 1998 के बीच। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा। अब पहले देखे थे हमने इतिहास ग्रंथ जिनको जो स्रोत मानकर यानी जिनको आधार बनाया। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की। तो रचनाकार है गारसा दत्तासी, रचना है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। इस्तवार का मतलब हुआ इतिहास, लिटरेचर का मतलब हुआ साहित्य, और एंदुई का मतलब हुआ जो हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली बोली थी उसको एंदुई कहा गया है। यहाँ पे ये मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगी, जगह कम है, तो आप समझ जाइएगा। हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली हिंदू को एंदुई कहा जा रहा है। और एंदुस्तानी किसे कहा जा रहा है? एंदुस्तानी कहा जा रहा है मुस्लिमों द्वारा बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी को। उर्दू मिश्रित हिंदी को किसके द्वारा बोले जाने वाली? मुस्लिमों द्वारा। ठीक है, तो इसका अर्थ हम समझेंगे कि हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास, ये फ्रांच भाषा में लिखी गई है। फ्रांस में उर्दू के अध्यापक थे ये गारसा दत्तासी, और फ्रेंच विद्वान भी। आगे संस्करण, इसका प्रथम संस्करण 2 भागों में 1839 और 1847 में हुआ। फिर इसका द्वितीय संस्करण, ये पहला हुआ, ये हुआ दूसरा, 3 भागों में, पहला 1870, फिर दूसरा भी 1870 और तीसरा 1871 में आया। याद रहे, संस्करण अलग चीज है। संस्करण मतलब जब वो ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है
और भाग मतलब जब उसके खंड कर दिए जाते हैं, जैसे आपने उपन्यास वगैरह देखे हैं, शेखर एक जीवनी को ले लेते हैं, उसका है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, यानी कि वो 2 खंडों में बटा हुआ है, लेकिन वो संस्करण एक ही है। जब वो अगली बार प्रकाशित होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तब वो नया संस्करण बन जाएगा, तब उसके नाम रख दिए जाएंगे कि इतनेवा संस्करण। आपने देखा होगा जहाँ भूमिका लिखी रहती है जिस पेज पर किसी भी पुस्तक में, उसमें लिखा रहता है ये इस पुस्तक का कौन सा संस्करण है। फिर इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है फ्रेंच भाषा और वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति मैंने आपको बताया था, जो हिंदी शब्दकोश या फिर इंग्लिश शब्दकोश में यूज की जाती है। जैसे ABCD में माने तो A B, पहले A के सारे शब्द आएंगे, फिर B के सारे, फिर C के सारे, और ऐसे ही हिंदी में लें तो पहले अ आएगा, फिर आ आएगा, तो ऐसे करके। कुल इसमें 738 रचनाकार हैं, जिसमें हिंदी के केवल 72 हैं। क्योंकि ये फ्रेंच भाषा का है, इसीलिए इसमें हिंदी के कम कवियों को लिया गया है। विदेशी विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्रंथ, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत। फिर देखते हैं इसकी विशेषताएं। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। जो आदि काल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है, ये जो नाम दिए हैं, इसमें ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रथम कवि पर भी कोई विचार नहीं किया गया। ये याद रखेंगे दोनों बातें। ये आ जाती है कि इसमें अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें पूछा जाएगा इसमें क्या नहीं है, तो आपको ये याद रखना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वृत्त संग्रह मात्र कहा है। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सभी विद्वानों के इतिहास ग्रंथ को कोई ना कोई नाम दे देते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी ये नाम दिया है वृत्त संग्रह मात्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं 1952 में सन याद रखेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने किया, किस नाम से किया और कब किया? कुल रचनाकार है इसमें 358। हिंदी के रचनाकार हैं 220। हिंदुस्तान अकादमी इलाहाबाद से इसको प्रकाशित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने की परंपरा का सूत्रपात। क्वेश्चन आ जाता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो नाम रहता है गारसा दा तासी ने। या फिर आ जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो फिर ये नाम आ जाएगा। अब इस रचना में कुल कितने अध्याय हैं? कुल 24 अध्याय हैं। 14 पृष्ठों की भूमिका है। एक एक शब्द को आप लिखेंगे तो उसको हाईलाइट करके लिखिए। इसका फारसी में अनुवाद 1848 ईस्वी में हुआ। किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन ने किया। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और फारसी में किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन ने। तो आगे के हमारे ग्रंथ हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।